जो सदस्य इसके पक्ष में हाँ गए, जो सदस्य विरोध में ना गए, मेरे विचार में निर्णय हाँ वालों के पक्ष में प्रस्ताव स्वीकृत हुआ, विधेयक पारित हुआ। सदन में चर्चा के दौरान अमित शाह ने जवाहरलाल नेहरू को कोट किया। गृह मंत्री ने कहा, नेहरू ने शेख अब्दुल्ला को लिखा था कि कश्मीर मुद्दा यूएन ले जाना गलती थी। शाह के बयान पर कांग्रेस समेत विपक्ष ने हंगामा किया। शाह ने कहा, मैंने वही बात कही जो खुद नेहरू ने अब्दुल्ला से कही थी। मैं वो शब्द प्रयोग को सपोर्ट करना चाहता हूँ। वो शब्द प्रयोग था नेहरूवियन ब्लंडर। नेहरू के समय में जो ब्लंडर हुआ था, इसके कारण कश्मीर को भुगतना पड़ा। मैं मान्यवर इस सदन में खड़ा रहकर आपके आसन के सामने जिम्मेदारी के साथ कहता हूं कि दो बड़ी गलतियां जो पंडित जवाहरलाल नेहरू के प्रधानमंत्री काल में हुई, उनके लिए गए निर्णयों से हुई। इसके कारण सालों तक कश्मीर ने सहन करना पड़ा। एक सबसे बड़ी गलती, जब हमारी सेना जीत रही थी, पंजाब का एरिया आते ही सीज फायर कर दिया गया और पाक ऑक्यूपाई कश्मीर का जन्म हुआ। अगर सीज फायर 3 दिन लेट होता तो पाक ऑक्यूपाई कश्मीर आज भारत का हिस्सा। और दूसरा, यूएन के अंदर हमारे मसले को ले जाने की बहुत बड़ी गलती। शाह यही नहीं रुके, उन्होंने ये भी कहा कि कश्मीर में सेना जीत रही थी, तभी सीज फायर कर दिया गया। नेहरू की गलती से पाकिस्तान के कब्जे वाला कश्मीर यानी पीओके बन गया। देश की जमीन का जाना नेहरू का ब्लंडर था। उस वक्त जब यूएन में मामला भेजना था, तब भी निर्णय बहुत आनन फानन में लिया गया। मामले को संयुक्त राष्ट्र चार्टर के अनुच्छेद 35 की जगह 51 के तहत ले जाना चाहिए था। मेरा तो मत है ले जाना ही नहीं चाहिए, मगर ले जाना था तो 51 के तहत ले जाना चाहिए था। इसकी जगह 35 पर ले गए। वो भी कई लोगों ने रिकॉर्ड पर सलाह देने के बावजूद भी निर्णय कर दिया गया कि अनुच्छेद 35 के तहत ले जाए। और कुछ लोगों को मेरी भाषा, मैं क्या कर सकता हूँ, मैं तो इस देश की भाषा बोलता हूँ। मतलब इस देश की भाषा तमिल भी है, हिंदी भी है, बंगाली भी है, मराठी भी है, तेलुगु भी है, कन्नड़ भी है, तो गुजराती भी कोई बोल सकता है। आप तमिल में भी बोल सकते हो, मगर मैं हिंदी में बोलता हूँ। आप अनुवाद ध्यान से सुनते नहीं हो। मैंने जो कुछ पढ़ा वो जवाहरलाल नेहरू जी ने लिखा है और नेहरू जी ने उसको थोड़ा कम कर किया है कि ये मेरी मिस्टेक थी। मिस्टेक नहीं थी, ब्लंडर था। इस देश की इतनी जमीन चली गई, इस देश की इतनी भूमि चली गई, वो ब्लंडर था, ऐतिहासिक ब्लंडर। शाह ने संसद में कहा, ये बिल उन लोगों को अधिकार दिलाने का बिल है जिनकी अनदेखी की गई। अच्छी बात ये रही, 6 घंटे की बहस में किसी ने भी इसका विरोध नहीं किया। बिल पर प्रतिपक्ष के कुछ लोगों ने कम आंकने का प्रयास किया। किसी ने कहा कि सिर्फ नाम बदल रहा है। मैं कहना चाहता हूं कि नाम में ही सम्मान जुड़ा है। मदद से ज्यादा सम्मान व्यक्ति को आगे बढ़ाने का काम करता है। अधिकार देना और अधिकार सम्मान के साथ देना, दोनों में बड़ा फर्क है। इसलिए कमजोर और वंचित वर्ग के जगह अन्य पिछड़ा वर्ग, ये नामकरण बहुत महत्वपूर्ण है। ये दोनों चीजों को ढेर सारे प्रतिपक्ष के सदस्यों ने अलग अलग तरीके से थोड़ा कम आंकने की प्रयास भी किया। किसी ने कहा कि पहले से हो रहा था, किसी ने कहा कि सिर्फ नाम बदल रहा है। मैं इन सभी को कहना चाहता हूं कि अगर हमें पिछड़ा वर्ग के लोगों के प्रति जरा भी संवेदना है तो नाम के साथ उनका सम्मान जुड़ा है, वो जरूर देखना। नाम के साथ सम्मान जुड़ा है, वो वही लोग देख पाते हैं जो उनका उत्कर्ष अपने भाई समझकर, अपने से पीछे रह गए भाई समझकर संवेदना के साथ उंगली पकड़कर आगे बढ़ाना चाहते हैं।
वो लोग इसका नाम नहीं समझ सकते जो इसका वोट बैंक के नाते उपयोग कर अच्छे लच्छेदार भाषण देकर राजनीति में वोट प्राप्त करने का जरिया और साधन समझते हैं। नरेंद्र मोदी जी ऐसे नेता हैं जो स्वयं एक गरीब से गरीब घर में जन्म लेकर आज देश के प्रधानमंत्री बने हैं। वो पिछड़ों का दर्द भी जानते हैं, वो गरीब का दर्द भी जानते हैं। और जब इनके आगे बढ़ाने की बात होती है तब कई बार तो मान्यवर मदद की जगह सम्मान के मायने बड़े होते हैं। मदद से ज्यादा व्यक्ति का सम्मान उसके सेल्फ कॉन्फिडेंस को, उसके आत्मविश्वास को और उसके गौरव को सम्मानित करता है, बढ़ाता है, जो उसके जीवन में आगे बढ़ने का कारण होता है। शाह ने कहा कि जम्मू कश्मीर में महाराजा हरि सिंह ने विलय का निर्णय लिया था, तब से अब तक कई बदलाव हुए। वहां आतंकवाद का लंबा दौर चला, किसी ने विस्थापित लोगों की केयर नहीं की। जिनको केयर करनी थी वो इंग्लैंड में छुट्टी मना रहे थे। अगर उस समय उनके लिए एक काम किया गया होता तो वे विस्थापित नहीं हुए होते। ये बिल उनको प्रतिनिधित्व देने का है। जो बिल लेकर आया हूं, ये बिल के बारे में मैं थोड़ी पृष्ठभूमि भी बताना चाहता हूं। जम्मू कश्मीर में हम सब जानते हैं, जब महाराजा हरि सिंह जी ने भारतीय संघ के साथ इनके विलय का निर्णय किया, उस वक्त से लेकर अब तक कई सारे उतार चढ़ाव हुए। 80 के दशक के बाद आतंकवाद का एक दौर भी आया और वो बड़ा भयावह दृश्य था। पीढ़ियों से, सदियों से जो लोग अपनी भूमि पर रहते थे, अपना देश समझकर रहते थे, अपनी जन्मभूमि समझकर रहते थे, वो मूल समेत उखड़ गए माने। और किसी ने इनकी केयर नहीं करी, इनकी चिंता भी नहीं करी, न इसको रोकने का प्रयास किया। और कई बार तो मान्यवर रोकने की जिनकी जिम्मेदारी थी वो इंग्लैंड में वैकेशन कर रहे थे, मैं नाम देना नहीं चाहता। और फिर कहते हमने कुर्बानी दी। आपकी कुर्बानी आंख माथों पर अगर दी है, मगर सटीक काम और सटीक उपाय और शक्ति के साथ वोट बैंक की राजनीति के बगैर उस वक्त उसको आतंकवाद को उगता हुआ खत्म करते तो आज उनको अपना प्रदेश छोड़ने की जरूरत ही नहीं पड़ती, ना मुझे बिल लेकर आज सदन के सामने आना पड़ता। मान्यवर, जब ये विस्थापित हुए, सदन में अमित शाह ने जम्मू कश्मीर आरक्षण संशोधन बिल और जम्मू कश्मीर पुनर्गठन संशोधन पर चर्चा करते हुए कहा, 1947, 1965 और 1971 में जम्मू कश्मीर से 11,844 परिवार विस्थापित हुए। इस बिल से इन लोगों को अधिकार मिलेगा। डिलिमिटेशन की प्रक्रिया पवित्र नहीं है तो लोकतंत्र पवित्र नहीं हो सकता। डिलिमिटेशन को हमने न्यायिक डिलिमिटेशन नाम दिया है। अमित शाह ने बताया, इस बिल के आने के बाद 2 सीटें घाटी से विस्थापितों के लिए होंगी, 5 नॉमिनेटेड मेंबर होंगे। जम्मू कश्मीर में अब 107 सीटों की जगह 114 सीटें होंगी। जिस 5 और 6 अगस्त का बिल 2019 का कुछ लोगों को जूते में पड़े कंकर की तरह खटकता है, उनको मैं बताना चाहता हूं, इसी बिल का हिस्सा था न्यायिक डिलिमिटेशन। ये एक शब्द नहीं है, 2 शब्द जोड़कर बनाया। क्योंकि पहले जो डिलिमिटेशन हुआ था वो इस तरह से था, एक कॉन्स्टिट्यूएंसी यहां बनी है और दूसरा ये वो कॉन्स्टिट्यूएंसी का हिस्सा 15 किलोमीटर दूर है। क्यों? क्योंकि मुझे चुनाव जीतना है। इस तरह से डिलिमिटेशन हुआ। ये डिलिमिटेशन के सामने मैंने जानबूझकर एज ए लेजिस्लेटर न्यायिक डिलिमिटेशन दिखा था, वो आज मैं सदन को बताऊं। डिलिमिटेशन कमीशन, डिलिमिटेशन और डिमार्केटेड असेंबलीज, ये लोकतंत्र का मूल जनप्रतिनिधि को चुनने की इकाई तय करने की प्रक्रिया है। असेंबली जो बनती है वहीं से मतदाता अपना प्रतिनिधि विधानसभा में भेजते हैं। अगर डिलिमिटेशन की प्रक्रिया ही पवित्र नहीं है
तो लोकतंत्र कभी पवित्र नहीं रह सकता मान्यवर। इसलिए इस बिल के अंदर हमने व्यवस्था करी थी कि डिलिमिटेशन, न्यायिक डिलिमिटेशन फिर से किया जाएगा। जो कहते थे कि 370 हटा तो खून की नदियां बह जाएंगी, 370 हटने के बाद कंकड़ तक नहीं फेंका गया। अलगाववाद की भावना का मूल, उसका उद्भव स्थान आर्टिकल 370 है, वो जाएगा। अलगाववाद की भावना भी ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम खत्म होगी और आतंकवाद भी। और कल पथराव की बात करते, मैंने 2 साल लिए हैं सर। 2010 2654 पथराव की घटनाएं हुई थी 2010 में। 2023 में 0, एक भी पथराववाद नहीं। ऑर्गेनाइज हड़ताल जो कॉल देकर, पाकिस्तान से कॉल देते थे इनके आका, और कश्मीर की वैली और जम्मू बंद हो जाते थे। 132 ऑर्गेनाइज हड़तालें हुई थी 2023 में, एक भी हड़ताल नहीं, एक भी बंद। मान्यवर, पथराव में नागरिकों की मृत्यु 2010 में 112 हुई थी, 23 में क्योंकि पथरावी नहीं हुआ है, नो इंजर्ड नो डेथ। मान्यवर, सिक्योरिटी फोर्सेस पथराव के कारण 6235 हुए थे इंजर्ड सिक्योरिटी फोर्सेस, और इस बार क्योंकि पथरावी नहीं हुआ है 0 इंजर्ड है। क्या बदला हुआ है, इनको मैं कहता हूं क्या बदला हुआ है। अरे इसी सदन में रहकर सारी मर्यादाएं तोड़कर अगर धारा 370 खत्म हुई तो खून की नदियां बह जाएगी कहते थे। खून की नदियां छोड़ो, कंकड़ चलाने की हिम्मत नहीं है किसी की। इस तरह की व्यवस्था भारतीय जनता पार्टी की सरकार। विपक्ष पूछता है कि कश्मीर में क्या फर्क पड़ा। अब जम्मू कश्मीर में 2 एम्स हैं, मल्टीप्लेक्स खुले, 370 हटने के बाद 4 थिएटर बने, कश्मीर में फिल्मों की शूटिंग हो रही है, अब पथराव की घटनाएं नहीं होती हैं। और मान्यवर कहते थे क्या फर्क पड़ा है। अब्दुल्ला साहब बैठे थे। अब्दुल्ला साहब, आप जब मुख्यमंत्री पद छोड़े तब से लेकर मोदी जी प्रधानमंत्री बने तब तक 19 तक जम्मू कश्मीर में थिएटर नहीं चलते थे। पूरे देश को मालूम ही नहीं है, जम्मू कश्मीर में थिएटर नहीं चलते थे। धारा 370 खत्म होने के बाद 2021 में जम्मू कश्मीर में पहला थिएटर शुरू हुआ। 30 साल के बाद क्या परिवर्तन हुआ है पूछते हैं, इसलिए मैं कह रहा हूं कि ये परिवर्तन हुआ है। श्रीनगर में एक मल्टीप्लेक्स बना, पुलवामा, शोपिया, बारामूला, हंदवाड़ा 4 नए थिएटर खुले, 100 से अधिक फिल्मों की शूटिंग शुरू हो गई। जो फारूक साहब ने अंतिम देखा होगा, बाद में नहीं देखा होगा किसी ने, अब शूटिंग शुरू हो गई है। और लगभग 100 मूवी थिएटरों के लिए बैंक लोन के प्रस्ताव आज बैंक में पेंडिंग। बहरहाल अब पीओके पर मोदी सरकार का रुख तो साफ है, लेकिन जम्मू कश्मीर आरक्षण संशोधन बिल और जम्मू कश्मीर पुनर्गठन संशोधन बिल क्या है, ये जानने के लिए आप बने रहिए हमारे साथ। चलिए, अब वक्त हो गया एक छोटे से ब्रेक का। जल्द लौटेंगे इस ब्रेक के बाद, आप बने रहिए हमारे साथ। ब्रेक के बाद एक बार फिर आप सभी का स्वागत है। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने लोकसभा में जम्मू और कश्मीर आरक्षण संशोधन विधेयक 2023 और जम्मू और कश्मीर पुनर्गठन संशोधन विधेयक 2023 को विचार और पारित करने के लिए लोकसभा में पेश किया। दोनों बिलों को लोकसभा से पास कर दिया गया है। क्या है ये बिल और इसमें क्या है शामिल प्रावधान, ये जानने के लिए ये रिपोर्ट देखिए।
जम्मू कश्मीर से आर्टिकल 370 हटाने के 4 साल बाद मोदी सरकार एक और बड़ा कदम उठाने जा रही है। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने लोकसभा में जम्मू कश्मीर से जुड़े 2 बिल पेश किए। ये दोनों बिल संसद से पास हो गए। पहला बिल जम्मू कश्मीर विधानसभा में कश्मीरी प्रवासियों और पीओके से विस्थापित लोगों के लिए सीट रिजर्व रखने का प्रावधान करता है। वहीं दूसरा बिल वंचित और ओबीसी वर्ग के आरक्षण का प्रावधान करता है। लेकिन ये दोनों बिल क्या हैं? इन बिल के कानून बनने से जम्मू कश्मीर में क्या बदल जाएगा, जरा समझते हैं। दरअसल 5 अगस्त 2019 को सरकार ने जम्मू कश्मीर को खास दर्जा देने वाले आर्टिकल 370 को खत्म कर दिया था। साथ ही जम्मू कश्मीर और लद्दाख को 2 अलग-अलग केंद्र शासित प्रदेश बना दिया था। अब ये नया बिल जम्मू कश्मीर रीऑर्गेनाइजेशन अमेंडमेंट बिल 2023 जम्मू कश्मीर में विधानसभा सीटों को बढ़ाने का प्रावधान करेगा। ये कानून बनता है तो जम्मू कश्मीर विधानसभा में 114 सीटें हो जाएंगी। जम्मू कश्मीर में 5 अगस्त 2019 से पहले 111 विधानसभा सीटें थीं। इनमें से 24 सीटें पीओके में थी, वहां चुनाव नहीं कराए जा सकते। इस तरह कुल 87 सीटें होती थी। लेकिन लद्दाख के अलग होने के बाद 83 सीटें ही बची थी। बिल के कानून बनने के बाद जम्मू कश्मीर विधानसभा में सीटें बढ़कर 83 से 90 हो जाएंगी। जम्मू में 6 और कश्मीर में 1 सीट बढ़ जाएगी। इस बिल में अब और क्या-क्या है प्रावधान, इस पर नजर डालें तो इस बिल में कश्मीरी प्रवासियों के लिए 2 और पीओके से विस्थापित नागरिक के लिए 1 सीट रिजर्व होगी। 2 कश्मीरी प्रवासियों में से 1 सीट महिला के लिए होगी। कश्मीरी प्रवासी और विस्थापित नागरिकों को उपराज्यपाल नामित करेंगे। बताया जा रहा है ये तीनों सीटें जम्मू कश्मीर विधानसभा की 90 सीटों से अलग होगी। इस हिसाब से जम्मू कश्मीर में 93 सीटें हो जाएंगी। इसके साथ ही अनुसूचित जाति, एससी और अनुसूचित जनजाति यानी एसटी के लिए 16 सीटें रिजर्व की गई हैं। इनमें से एससी के लिए 7 और एसटी के लिए 9 सीटें रखी गई हैं। इस बिल के लागू होने के बाद जम्मू रीजन में सांबा, कठुआ, राजौरी, किश्तवाड़, डोडा और उधमपुर में 1-1 सीट बढ़ाई गई है। वहीं कश्मीर रीजन में कुपवाड़ा जिले में 1 सीट बढ़ाई गई है। जम्मू के सांबा में रामगढ़, कठुआ में जसरोता, राजौरी में थन्ना मंडी, किश्तवाड़ में पड्डेर नागसैनी, डोडा में डोडा पश्चिम और उधमपुर में रामनगर सीट नई जोड़ी गई है। वहीं कश्मीर रीजन में कुपवाड़ा जिले में 1 सीट बढ़ाई गई है। कुपवाड़ा में त्रेहगाम नई सीट होगी। अब कुपवाड़ा में 5 की बजाय 6 सीटें होंगी। वहीं जम्मू कश्मीर रिजर्वेशन अमेंडमेंट बिल 2023 की बात करें तो ये बिल SC/ST और सामाजिक और आर्थिक तौर पर पिछड़े वर्ग को सरकारी नौकरियों और शैक्षणिक संस्थानों में आरक्षण का प्रावधान करता है। बिल के मुताबिक सामाजिक और आर्थिक रूप से पिछड़ा उन्हें माना जाएगा जिनके गांव LOC और अंतर्राष्ट्रीय सीमा के पास हैं और सरकार ने उन्हें पिछड़ा घोषित कर रखा है। ये पहली बार नहीं है कि पीओके पर केंद्र सरकार ने अपना रुख साफ किया है। इससे पहले भी अमित शाह ने संसद में साफ कर दिया था कि हम पीओके के लिए जान दे सकते हैं। सेकंड भाई सुनिए तो आप मुझे बोलने नहीं देंगे। आप मैं स्पष्ट करता हूं। माननीय मंत्री जी प्लीज। मैं जब जम्मू एंड कश्मीर बोलता हूं माननीय सदस्य इसलिए एग्रेसिव हूं कि जम्मू एंड कश्मीर के पीओके को आप भारत का हिस्सा नहीं मानते हो क्या? एग्रेसिव ना हो, जान दे देंगे इसके लिए। क्या बात कर रहे हो आप? एग्रेसिव होने की क्या बात कर रहे हो? जान दे देंगे इसके लिए। वहीं रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने भी कहा था कि अवैध कब्जा करने से वो पाकिस्तान का हिस्सा नहीं बन जाता। अब आखिर पीओके है क्या? केंद्र सरकार के मुताबिक पाकिस्तान ने कश्मीर के 78,000 वर्ग किलोमीटर से ज्यादा बड़े हिस्से पर अवैध कब्जा कर रखा है। इसके अलावा 2 मार्च 1963 को चीन पाकिस्तान के बीच हुए समझौते के तहत पाकिस्तान ने पीओके का 5,180 वर्ग किलोमीटर हिस्सा चीन को दे दिया था। पीओके असल में 2 हिस्सों में बटा है। पहला जिसे पाकिस्तान आजाद कश्मीर कहता है और दूसरा गिलगित बाल्टिस्तान। आजाद कश्मीर वाला हिस्सा भारत के कश्मीर से सटा हुआ है, जबकि गिलगित बाल्टिस्तान कश्मीर के सबसे उत्तरी भाग में लद्दाख की सीमा से लगा है। रणनीतिक लिहाज से पीओके काफी अहम है। साल 1950 में आजाद जम्मू कश्मीर के नेताओं और पाकिस्तानी सरकार के बीच एक समझौता हुआ। इसे कराची समझौता कहा जाता है। समझौते के तहत
आजाद जम्मू कश्मीर के नेताओं ने गिलगित बाल्टिस्तान पाकिस्तान को सौंप दिया। आजाद जम्मू कश्मीर यानी पीओके में अपनी सरकार है, यहाँ का अपना राष्ट्रपति और प्रधानमंत्री है। चौधरी अनवरुल हक यहाँ के प्रधानमंत्री हैं और सुल्तान महमूद चौधरी राष्ट्रपति। लेकिन यहाँ की सरकार कुछ भी फैसले लेने के लिए पाकिस्तान की सरकार पर निर्भर है। यहाँ अलग हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट भी है, विधानसभा भी है। बहरहाल कश्मीर का मुद्दा पूरी तरह से अब तक नहीं सुलझ सका है। पाकिस्तान आतंकवाद के जरिए कश्मीर में हालात बिगाड़ता रहता है, जबकि भारत साफ कर चुका है कि जब तक आतंकवाद बंद नहीं होगा तब तक कश्मीर पर कोई बातचीत नहीं होगी। ब्यूरो रिपोर्ट, फर्स्ट इंडिया न्यूज। और इसी के साथ हमारी खास पेशकश में आज के लिए बस इतना ही। दीजिए इजाजत, नमस्कार।